Hello students, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं सेल्व डॉक्टर भट्ट आपके साथ फिर से आया हूँ एक अगले वीडियो के साथ जो पीएफ टॉपिक पे है। प्रोविडेंट फंड के टाइप्स पे हम बात कर रहे थे, उनमें से स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब मैं आज के लेक्चर में आपके पास जो दो और एम्प्लॉयज़ के केस में फ़ंड होते हैं और हम बोले अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, उनकी बात करूं तो ये दो हैं हमारे पास। एक रिकॉग्नाइज जिसको आरपीएफ बोलेंगे, आरपीएफ, और एक है अनरिकॉग्नाइज, यूआरपीएफ बोल सकते हो, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेनिफिशियल होगा, हालांकि आपके हाथ में नहीं है। आप किसी जिस भी एम्प्लॉयर के अंडर में हैं उनके पास किस टाइप का प्रोविडेंट फंड ओपन करने का राइट है या रिकॉग्निशन है, उस पर सब डिपेंड करता है। तो अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कौन सा फ़ंड आपके पास है। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए खुलता है। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर हैं या बोलें प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके लिए या तो आरपीएफ ओपन होगा या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा। आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए कंपलसरी है कि वो आरपीएफ ही ओपन करेंगे। ठीक है नहीं, वो क्या करेंगे, आरपीएफ ही ओपन कर सकते हैं। और आरपीएफ तब कहलाएगा जब वो इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के प्रोविजंस को फॉलो कर रहा हो, नंबर 1। और नंबर 2, इनकम टैक्स कमिश्नर के थ्रू रिकॉग्निशन जिसको हो। ठीक है, और दूसरा है आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर के थ्रू रिकॉग्निशन नहीं है, वो क्या कहलाएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है इसको समझते हैं। उन कॉन्टेक्स्ट में अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम जब करंट ईयर में या किसी प्रीवियस ईयर में हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसका हमारी टोटल इनकम पे या टैक्सेबल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और जब ये पीएफ मैच्योर हो जाएगा या रिटायरमेंट के टाइम पे ये पैसा वापस आएगा, मिलेगा हमें एक साथ लमसम अमाउंट मिलेगी, तब कौन सा प्रोविडेंट फंड ज़्यादा बेटर होगा। तो पहली बात, हम अगर यहाँ पे सैलरी अगर मैं बात करूँगा तो सैलरी का मतलब प्रोविडेंट फंड के लिए पहले भी बता चुका हूँ, बेसिक सैलरी या बेसिक पे प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हो, वो होना चाहिए गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। लिखा होगा क्वेश्चन में, या बोलेगा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स या होना चाहिए। और तीसरा, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज में दिया होनी चाहिए, कमीशन ऑन सेल्स या टर्नओवर। और डीए की जगह डीपी दिया तो डीपी अपने आप ही इन टर्म्स ही माना जाता है। क्लियर है बात। तो सपोज आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आप 15% अपनी इस सैलरी का, जो मैंने अभी सैलरी बात की, इसका 15% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 15% ही आपका एम्प्लॉयर कर रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए वो 15% कैलकुलेट करने के बाद 1 लाख रुपया अमाउंट आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें, यही 15% कितना आ जा रहा है, ये 1 लाख रुपया आ रहा है। 15% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 15% आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक साल का अगर देखेंगे, एक फिजिकल ईयर में या एक फाइनेंशियल ईयर में या एक प्रीवियस ईयर में, टोटल फंड में पैसा कितना जा रहा है, 1 लाख आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, 1 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो टोटल 2 लाख रुपया जमा हो रहा है। 2 लाख जमा हो रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी बनेगा बेटा। 2 लाख पे क्या बनेगा, इंटरेस्ट भी बनेगा। तो इन दोनों को ही हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उसका इंटरेस्ट, किस कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे आय में जोड़ेंगे। ये देखिए, आय में वो राशि जो आय में जोड़ी जाती है, कुल आय में या सैलरी में जोड़ी जाएगी, और किस को हम नहीं जोड़ेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा इसको, इन दोनों फंड के, कि आरपीएफ में ऐसा कब होता है और अनरिकॉग्नाइज में ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका क्या होगा। जब कोई व्यक्ति इस फंड का सदस्य होता है तो उसके वेतन में से कटी हुई रकम, एम्प्लॉय के सैलरी में से कटी हुई रकम उस फंड में जमा की गई हो, तो नियोक्ता द्वारा
ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसके वेतन में से कटी हुई रकम को कहाँ करेंगे, उसकी कुल आय में शामिल करेंगे। सपोज आपका मैंने अभी बताया 15% कंट्रीब्यूशन हो रहा है जो 1 लाख के बराबर है सपोज, और 10 लाख टोटल आपको मिलता है, उसमें से 1 लाख आप क्या कर रहे हो, अपना पीएफ में कटवा दे रहे हैं, पैसा वहाँ पे पीएफ में कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस 1 लाख को क्या करूँ, 10 लाख में से अभी माइनस कर लूँगा, नहीं, अभी आप जब लेके जाएंगे 10 लाख ही अपनी ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि उसके वेतन में से कटी हुई रकम जो है वो क्या होगी, वो राशि इसमें जुड़ेगी। फिर नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, 12% तक छूट मिलेगी। 12% से ऊपर लिखा हुआ, अंशदान का वह भाग जो कर्मचारियों के वेतन के 12% से अधिक, 12% से ऊपर का जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, इसकी सैलरी में या इसकी इनकम में जुड़ेगा, किसका, एम्प्लॉय की। ठीक है, सपोज अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था, उसी को याद करो, आप कहीं पे ये वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, उससे समझ है। 15% कंट्रीब्यूशन इजिकल टू 1 लाख अमाउंट बन रही थी, ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी कर रहा है, मैंने बोला। तो ये कितना ऊपर है 15%, 12 से 3%, ये 3% एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है सैलरी का, सैलरी मतलब बेसिक पे प्लस डीए इन टर्म्स अगर है डीपी प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन, इतना मिला के 3% इसकी वैल्यू निकालो अमाउंट में, और वो जुड़ जाएगी इसकी आय में। समझ गए बात? कब, जब आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय का तो पूरा पूरा जुड़ा ही है पहले, ठीक है, और डिडक्शन मिलती है, आगे बात करेंगे एटीसी में, तो बात वही आगे छूट मिल गई इतनी। ठीक है, अब यहीं तक बात कर लो इंटरेस्ट के आगे, किसकी बात कर लें, मैंने बोला ना 1 लाख रुपये आप जमा कर रहे हो, 1 लाख रुपये आपका एम्प्लॉयर जमा कर रहा है, अगर तो मिला के 2 लाख हर साल जमा हो, 2 लाख पे इंटरेस्ट भी तो बनेगा। उस इंटरेस्ट का क्या करेंगे, क्या उसको हम यहाँ पे आय में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। अगर आरपीएफ है तो 9.5% तक तो छूट रहेगी बेटा, लिखा हुआ है साफ साफ, पढ़ सकते हैं आप लोग। और 9.5% से ऊपर अगर है तो उसको क्या करोगे, आप जोड़ेंगे। सपोज इंटरेस्ट बन रहा है मिला 11% के रेट से, तो 11% माइनस 9.5%, 1.5% या 1.5% ऊपर मिल रहा है इंटरेस्ट, वो तो 1.5% की अमाउंट निकाल लोगे, या दी है तो उसको कैलकुलेट करोगे और इसमें जोड़ दोगे आय में। क्लियर है बात? अगर इसकी जगह होता क्या, इसकी जगह होता अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो वहाँ पे ये करना पड़ता है आपको कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इनकम में जोड़ता 10 लाख में से अगर कटाया, 10 लाख में से कटाया हुआ अभी माइनस नहीं होगा। माइनस कब होता है बेटा, माइनस होता है जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं, पाँचों हेड की इनकम जोड़ लेते हैं, तो तब हमारी शुरू होती है डिडक्शन 80C से 80U की। 80C डिडक्शन जो है वहाँ पे पीएफ में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें छूट मिल जाती है, मैक्सिमम कितनी मिलती है, 1.5 लाख तक। वो लेकिन किस में मिलती है, इन दोनों में तो मिलती है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में और आरपीएफ में, इसमें नहीं मिलती। एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उस पर डिडक्शन नहीं मिलती है अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है। ठीक है, पहला ड्रॉबैक यही है किसका, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करें। दूसरा लॉस ये है, यहाँ पे जो फ़िलहाल किसी करंट शॉर्ट टाइम में बेनिफिट दिखेगा कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था उसमें लिमिट है, स्टैट्यूटरी में तो कोई लिमिट नहीं है, कितना ही दे रहा है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यहाँ पे 12% तक टैक्स फ्री है, उसका कंट्रीब्यूशन 9.5% तक पीएफ के जो कंट्रीब्यूशन है फंड पे इंटरेस्ट जो बना उस पर छूट है। लेकिन इस केस में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो बन रहा है पीएफ फंड पे उसको इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, उसको इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। ये पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए। जब कोई व्यक्ति इस फंड का सदस्य होता है तो उसकी आय में उसके वेतन में से कटी हुई रकम को जोड़ा जाता है, परंतु नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान तथा उस फंड पर ब्याज प्रत्येक वर्ष उसकी आय में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बेनिफिट दिख रहा है, भाई ये तो आय में जुड़ रहा है, ये भी आय में जुड़ रहा है, यहाँ भी आय में जुड़ रहा है, किसका, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में अनरिकॉग्नाइज्ड में जो नहीं जुड़ रहा और स्टैट्यूटरी में नहीं जुड़ रहा है, लेकिन इसमें तो 12% से ऊपर में जुड़ रहा है। लेकिन देखो इसका साइड इफेक्ट अब देखिए, मैं पहले ही बोला जैसे कोई फंड आप
बना रहे हैं और फंड इकट्ठा जब आ रहा है पैसा, ठीक है, लमसम अमाउंट जब आ रही है, वो जब लमसम अमाउंट मिलेगी उस टाइम पे कहीं उस पर टैक्स तो नहीं पड़ रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उस टाइम पे उस फंड पे टैक्स लग रहा है फिर तो आपके तोते उड़ जाएंगे। सपोज कीजिए आप 1 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, 1 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख आपके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मिला के कितना हो गया बेटा? 2 लाख। और 2 लाख सपोज कीजिए कितने ईयर तक आपने कंट्रीब्यूट किया? 20 साल तक। कितना मिलेगा टोटल? 40 लाख का फंड हो गया। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, तो टोटल मिला के लमसम मान लो कितना होगा बेटा? ये 50 लाख के करीब। 50 लाख एक साथ अगर मिल रहा है, उस पर टैक्स लगे तो बहुत टैक्स बन जाएगा बेटा। ये तो समझ रहे हैं ना बात? तो वो फंड ज़्यादा बेटर होगा जिसमें जब ये मैच्योरिटी पे मिले उसमें टैक्स ना पड़े, ठीक है। तो हम स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में तो देख चुके थे ऐसा नहीं होता है, उसमें तो भाई टैक्स नहीं लगता जब मैच्योरिटी पे मिलता है। और इन 2 फंड की देखते हैं फिर इनमें क्या होता है। देखो इन 2 फंड में अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो भाई जब मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट सहित जो भी मिलेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे भी और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में मिला के जो पैसा मिलेगा उसको टैक्स पर्पज़ के लिए या इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। जब रिटायर हो रहे हैं आप, जब आपने नौकरी छोड़ दी तब, या मैच्योर होगी तब, इस राशि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात न तो यह कर्मचारी की आय में जोड़ी जाती है और न उस पर किसी प्रकार का कर लगता है। लेकिन भैया यहाँ गेम हो जाता है किसमें? अनरिकॉग्नाइज्ड में। अनरिकॉग्नाइज्ड में क्या होता है? जो पहले आपको प्रॉफिट या बेनिफिट से थोड़ा बहुत देख रहे थे, अब यहाँ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। देखो दिक्कतें क्या होंगी? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे एक तो ये आपको ATC में डिडक्शन नहीं मिलती। यहाँ देख लो बीच में एवरी ईयर जो कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय का, ये एक कर्मचारी द्वारा इस फंड के लिए अपने वेतन में से कटाई हुई राशि कटौती योग्य राशि में शामिल नहीं की जाती। ATC का डिडक्शन जो है वो इसका बेनिफिट इसमें नहीं मिलता। किसमें? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। लेकिन रिकॉग्नाइज में भी मिलता है और इतना ही इसमें भी मिलता है। देखो 1,50,000 तक की मैक्सिमम छूट ले सकते हो एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया उस पर, इसमें वो भी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। फिर मैच्योरिटी के टाइम पे पूरा बैंड बजा दे रहा है कि उसमें नियोक्ता का जो अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो फंड प्लस उस पर उसके फंड पे जो इंटरेस्ट बना। सपोज अब भी वो एग्जांपल उठा लो, 1 लाख हर साल अगर नियोक्ता आपका है, यानी कि एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट कर रहा था 20 साल तक, तो कितना उसने आपको दिया? 20 लाख। प्लस उस पर इंटरेस्ट मान लो सपोज 5 लाख का इंटरेस्ट बन गया हो, 5 लाख का इंटरेस्ट मिला के टोटल कितना बन जाएगा बेटा? 25 लाख। इस 25 लाख का जब फंड मिलेगा तो इस पर पूरे आपकी इनकम में जुड़ जाएगा ये, यानी कि इसको पूरी तरह से इनकम में जोड़ोगे तो भाई टैक्स अच्छा खासा बन जाएगा। और ये कौन से हेड में जुड़ेगा? टोटल 5 हेड है, उनमें से सैलरी हेड में जुड़ेगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और उस पर जो इंटरेस्ट बना वो कहाँ जोड़ा जाएगा? ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नियोक्ता का अंशदान और उसके अंशदान पर ब्याज वेतन शीर्षक में जोड़ा जाता है। पूछ सकता है कि किस शीर्षक के तहत ये टैक्सेबल है। कर्मचारी का यानी कि एम्प्लॉय के जो कंट्रीब्यूशन है उस पर तो वो टैक्स नहीं लगता, यानी कि ये इनकम जब हम एक लमसम अमाउंट हमें सेटलमेंट हमारे रिटायरमेंट के पर या मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगी, वो हमारे टैक्स पर्पज़ के लिए इनकम में नहीं जुड़ता। लेकिन कर्मचारी का जो अंशदान था उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा बेटा वो भी टैक्सेबल है, और वो किस साइड में टैक्सेबल है? वो है टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा है, ये पॉइंट पूछ लेता है। तो आप लॉस देख रहे होंगे, केवल और केवल छूट क्या मिली? एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन था 20 साल तक, वो जो फंड मिला उस पर तो टैक्स नहीं लगा। बाकी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का पे इंटरेस्ट, और एम्प्लॉयर के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन पे उस पर भी बना हुआ इंटरेस्ट, इन सब पे क्या है? टैक्स लग रहा है। बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फ़िलहाल आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है आप जब एम्प्लॉय होंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या आप प्राइवेट एम्प्लॉय भी होंगे, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे जहाँ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कैटेगरी में आएगा, जहाँ 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और तो वहाँ पे मोस्टली आपको क्वेश्चन भी मैं देखता हूँ एग्जाम में ज़्यादातर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे बेस्ड होते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, या आपके ये MCQs में पूछ सकता है, जो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हम बीकॉम फाइनल की बात कर रहे हैं MP के पॉइंट ऑफ व्यू से, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है जब वो लमसम अमाउंट मिलती है तो कौन से हेड में वो टैक्सेबल होगा? तो सैलरी हेड में होगा, उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का जो
कंट्रीब्यूशन है वो तो ऑब्वियसली बात है छूट रहती है उस पर, लेकिन उस पर जो कॉर्पस जमा हुआ है एम्प्लॉय के फंड पे, उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो अदर सोर्सेज की इनकम में टैक्सेबल होगा। इस पॉइंट को कम्प्लीटली आप पढ़ लें, समझ लें क्या कह रहे हैं, पॉज करके वीडियो को समझ लें, नोट्स बना लें, समझ रहे हैं बात, तो काफ़ी बेनिफिशियल उससे फील होगा आपको। तो ओवरऑल बेटा अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, वो तो उनके बेस पे और बातें करेंगे, और ये बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हैं बेसिकली। और यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे होंगे आप लोग, आपको मैं दिखा दूँ कि ये सैलरी मतलब क्या होता है। मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान की कटौती योग्य राशि की गणना करने के लिए वेतन में शामिल जो होता है मूल वेतन होगा, बेसिक सैलरी मैंने बोला, या बेसिक पे, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अनुसार दिया जाता है या अवकाश संबंधी सुविधाओं की गणना के लिए शामिल, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तथा कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन। ठीक है, और आप लोग तब तक इस वीडियो को, इतनी जितनी भी वीडियोज पीएफ से रिलेटेड बना रखी हैं इनको देखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, साथ में फिजिकली फिटनेस बढ़ाइए, फिजिकल गेम्स के लिए, और सबको खुश रखिए। थैंक यू सो मच।